नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संघीय कार्यपालिका यानी कि उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं आ रहे थे, काफ़ी लोगों डिमांड आ रही थी सर वीडियो नहीं आ रहा है, तो आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। संघीय कार्यपालिका जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति आएगा, जिसमें कई सारे अनुच्छेद होंगे जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिए हैं ये सारे कई सारे अनुच्छेद दिए हैं 52, 53, 54, 55, 56 इस प्रकार से। तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, पूछ सकता है कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो आइए इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो संसद है उसके दोनों सदन, राज्यसभा प्लस लोकसभा व राज्य विधानसभाएं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के लिए, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं निर्वाचन में। इसके अलावा जो राज्य विधानमंडल है, विधानमंडल में जो विधान परिषद है उसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी कि विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद का इसमें कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। ठीक है, विधान परिषद, विधानमंडल में विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसमें केवल राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा 70वां संविधान संशोधन किया गया है। 70वां संशोधन जो हुआ है ये आपका हुआ है 70वां संशोधन 1992 में किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि संघ शासित राज्यों में दिल्ली व पुडुचेरी जो है इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है वो सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य,
मनोनीत सदस्य जो हैं इसमें भाग नहीं लेंगे। और विधानमंडल में जो उच्च सदन है विधान परिषद, इसके सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, वो कब पात्र होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। जो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य का, वो अगर विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, यानी कि विधान परिषद का वो सदस्य है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आगे बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर सकते हैं सभी लोग। आगे देखिए इसमें अनुच्छेद 55 में क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 55 देखिए यहाँ पर दिया है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रणाली क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यहाँ पर जो मतदान होता है वो गुप्त रूप से होता है, गुप्त व अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, गुप्त व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का यहाँ पर निर्वाचन होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी हैं, अगर वहाँ पर प्रत्याशी जो है 1, 2, 3 से अधिक हैं, जैसे एक प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, यहाँ पर अगर 3 प्रत्याशी हैं तो यहाँ पर जो भी निर्वाचक होते हैं यानी कि जो मतदान करेंगे वो सभी प्रत्याशियों को क्रमबद्ध तरीके से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के पद्धति के अनुसार यहाँ पर मतदान करेंगे। सभी को वरीयता क्रम में मतदान करेंगे। ठीक, सभी को वरीयता क्रम में मतदान करेंगे। अब जिसका वरीयता क्रम फर्स्ट में सर्वाधिक होगा, यानी कि टोटल पड़े मतों का 50% से +1 जिसकी ओर हो जाएगा, वही व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वरीयता क्रम में फर्स्ट नंबर पर आएगा और वो 50% + 1 मत प्राप्त करता है जो भी प्रत्याशी, उसी को यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये इसकी राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली की पद्धति है। इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन नहीं शामिल होते हैं, वो हम लोगों ने निर्वाचन मंडल में पढ़ लिया था। ठीक है, ये है निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में, और निर्वाचन प्रणाली जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में किसका वर्णन किया गया है, जो राष्ट्रपति होगा वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, अनुच्छेद 56 में वर्णन है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। ठीक है, अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है कोई भी राष्ट्रपति चुना जाता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 56 का में किसका वर्णन किया गया है। 56 का में वर्णन किया गया है कि जो राष्ट्रपति चुना गया है, अगर वो व्यक्ति चाहे तो 5 वर्ष से पहले कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, और जो त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा उसके माध्यम से। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 56 का में किया गया है। तो हम लोगों ने 54 और 55 को रिलेट करके पढ़ा, 52 और 53 को रिलेट करके पढ़ा। अब यहाँ पर बात करेंगे 57 अनुच्छेद 57 में क्या विशेषता है इसकी।
अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है, अगर वह पुनः निर्वाचन में शामिल होना चाहता है तो इसके लिए अनुच्छेद 57 में व्यवस्था की गई है कि वो व्यक्ति इसके लिए पात्र है। ठीक है, पुनः निर्वाचन की पात्रता, पुनः निर्वाचन की पात्रता का वर्णन जो किया गया है राष्ट्रपति के लिए वो अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है दोबारा से निर्वाचन में शामिल होना चाहता है, प्रत्याशी बनना चाहता है तो उसके लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में वर्णित की गई है। बात करेंगे 58 में, इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, देखिए इसमें योग्यता में सबसे पहले बात करेंगे वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, राष्ट्रपति जो पद के लिए व्यक्ति होगा, प्रत्याशी होगा, उसके लिए जो यहाँ पर योग्यताएं हैं उसकी बात करेंगे तो पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसा नागरिक होगा, जन्म से हो या विदेश में भी पैदा हुआ हो, यहाँ की नागरिकता हासिल कर ली हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसका जन्म से ही वो नागरिक हो। ठीक है, जन्म से आवश्यक नहीं, यानी कि उसका जन्म अगर विदेश में भी हुआ है और उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भी वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो सकता है, यानी कि उसको चुना जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं उसका जन्म भारत में ही हुआ हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति लगातार अगर 7 सालों तक देश में रहता है तो उसको देश की नागरिकता मिल जाती है। भारत का नागरिक हो और उम्र जो है उसकी 35 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं। ठीक, जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा ही हो, अनपढ़ भी होगा तब भी चल जाएगा। यहाँ पर उसके लिए योग्यता इस प्रकार की है। बाकी सभी नौकरियों में आप लोगों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो राष्ट्रपति पद के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वह लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा नहीं, वह लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी घोषित होता है तो उसके पास वहाँ पर कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाएगा। जब तक आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक नहीं है संसद के, तब तक आप राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। ठीक है, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक हों संसद के। ठीक, 50 अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि है। जमानत राशि जो होगी वो 15,000 रुपये है। पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक हुआ करते थे 1997 से पूर्व ये 10-10 थे। 1997 से पूर्व 10-10 थे, 10 प्रस्तावक थे और 10 ही अनुमोदक हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। और राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी होगी। इसके अलावा उसकी जमानत कब जब्त कर ली जाएगी, यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यानी कि जो कुल मत डाले जा रहे हैं उसका 1/6 भाग, कुल डाले गए मतों का यदि 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है
1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। ठीक, ये वर्णन किया गया है इसकी योग्यता में। क्लियर हो गया होगा सभी को। वह भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं कि उसका जन्म आवश्यक है भारत में हुआ हो, विदेश का भी हो सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता भारतीय हो। उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, किसी प्रकार का होगा चल जाएगा, लेकिन लोकसभा में चुने जाने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके पास यहाँ पर प्रत्याशी बनने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना आवश्यक है। और यहाँ पर जो जमानत राशि होगी वो 15,000 रुपये होगी। यदि वो 1/6 भाग कुल मतों का प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने योग्यता के बारे में पढ़ा है। आगे बात करेंगे सभी लोग लाइक और शेयर भी करते जाएंगे वीडियो को। अब आगे बात करेंगे अनुच्छेद 59 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल, ठीक है, राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल का यदि सदस्य है, ठीक है, राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो ऐसा पाया जाता है तो उसे अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले अगर वह संसद का और विधानमंडल का सदस्य है तो निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसका ये पद यहाँ पर रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्णन की बात करेंगे अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर उसको शपथ दिलाता है। तो शपथ का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति का जो वेतन होगा, वर्ष 2018 से राष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि कर दी गई है। 5 लाख रुपए वेतन कर दिया गया है। ठीक है, मासिक वेतन 5 लाख रुपए है और वेतन जो है ये आयकर मुक्त होगा। राष्ट्रपति का वेतन जो होगा आयकर मुक्त होगा और वेतन जो होगा 5 लाख रुपए होगा। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेने के बाद वह लगातार 5 वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है, रहेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि के माध्यम से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, महाभियोग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा पॉइंट है महाभियोग। देखिए महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है महाभियोग का। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। ठीक है, महाभियोग संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। कब लगाएगा? जब राष्ट्रपति जो है संविधान के नियम और कानून का उल्लंघन करेगा तो इसके खिलाफ यहाँ पर जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसमें से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लो लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है, लोकसभा ने यहाँ पर महाभियोग लगाया है तो इस सदन को राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देना आवश्यक है कि इस वजह से आपको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। ठीक, तो लोकसभा जो है अगर इसने यहाँ पर महाभियोग लगाया है राष्ट्रपति पर तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी और सदस्य जो टोटल हैं उसका 1/4 सदस्य इसमें हस्ताक्षर करेगा, तभी ये सूचना आगे बढ़ेगी। तब क्या होगा? ये महाभियोग जो है दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है
राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के आरोपों की जांच करेगा। ठीक, अगर ये आरोप जो हैं सही पाए गए, आरोप सही पाए गए तो यहाँ पर दोषों को सिद्ध करने वाला एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, जिसमें इस सदन के 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाएगा। 2/3 बहुमत से ये पास हो जाएगा, यानी कि इस सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, तब यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति को जो त्यागपत्र है उसी दिन देना होता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उसी दिन दे देगा और राष्ट्रपति का जो पद होगा अगले 6 माह तक भरा जाना भी आवश्यक है, तब तक उपराष्ट्रपति इनके पद पर आसीन रहेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर महाभियोग की बात हो गई। अब बात करेंगे अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में देख लीजिए क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 62 में बताया गया है पद की रिक्ति। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति किसी कारणवश हुई है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 62 में बताया गया कि राष्ट्रपति का जो पद है किसी भी कारण से रिक्त होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा पद त्याग कर देने पर, अगर इन वजहों से राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो राष्ट्रपति जो है इसको पद से अगर हटा दिया गया है तो यहाँ पर जो पद संभालेगा उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर उस समय उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इस पद को संभालेगा। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, तो ये वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 62 में, यानी कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति किसी भी कारणवश होती है तो या तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है उस समय तो वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद को संभालता है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 72 में। इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो रही है, आजीवन कारावास हो रहा है तो राष्ट्रपति जो है अपनी इच्छा अनुसार उसके दंड को कम कर सकता है या उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 72 में। इसके बाद हम लोग इसके आगे के कुछ और अनुच्छेद पढ़ेंगे, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ और अनुच्छेद दिए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन किया गया है? जो राष्ट्रपति है वो एक मंत्रिपरिषद, अपनी कार्यपालिका शक्ति में एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा राष्ट्रपति, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। ये वर्णन किया गया अनुच्छेद 74 में। इसी से रिलेटेड है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति जो है उस प्रधानमंत्री से इस मंत्रिपरिषद में जितने भी निर्णय किए जाएंगे और प्रशासन संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से निर्णय की मांग की जा सकती है। प्रशासन संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब मांगी जा सकती हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 79 में। 79 में वर्णन किया गया विधायी शक्तियों का। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 79 में। इसमें वर्णन है संसद, लोकसभा व राज्यसभा। संसद, लोकसभा व राज्यसभा का गठन किया गया है। ठीक, अब राष्ट्रपति जो है इसके पास विधायी शक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा जो है इसके एक वर्ष में, यानी कि
अधिकतम 6 माह के अंदर एक सत्र बुला सकता है। 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, यानी कि एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। सत्रावसान आहूत करने की जो कंडीशन है ये राष्ट्रपति को होती है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एक वर्ष में अधिकतम 2 बैठकें हो सकती हैं। एक वर्ष में 2 बैठकें होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। ठीक है, जब कोई भी सदन सत्र में ना हो या कोई भी एक सदन सत्र में हो तब भी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और एक वर्ष में बैठकें 2 होंगी और जिनके बीच 2 बैठकों के बीच का जो अंतराल 6 माह तक का होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। ठीक, धन विधेयक क्या होगा यहाँ पर समझ लेते हैं। धन विधेयक धन विधेयक में देख लीजिए 110 में कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो नियम फॉलो किए जाते हैं, जैसे ऋण लेना, ऋण कम कर देना, ठीक है, नए बैंकिंग कानून बनाना, ठीक, ये इसमें शामिल हो जाएगा, ऋण लेना या ऋण कम कर देना। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक या है या नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और जो धन विधेयक होता है ये स्थायी होता है। ये पॉइंट याद रखना है। धन विधेयक कैसा होता है? अस्थायी नहीं होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। और धन विधेयक जो है ये सदैव लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जाता है। राज्यसभा में पेश नहीं होगा, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है। जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वो सब धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, और इसे धन विधेयक जो होता है वो स्थायी होता है। लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद ये राज्यसभा में भी भेजा जाता है। राज्यसभा जो है ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। ठीक, उसमें अपने विचार प्रस्तुत करके उसको वापस कर सकती है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया है। संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है कोई भी विधेयक पारित किया जाता है संसद के द्वारा तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है उस पर विचार करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी दोनों सदनों को कर सकता है। तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है। अध्यादेश कौन जारी करेगा? ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब कोई भी सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति सदैव कब जारी करेगा?
मंत्रिमंडल जो होता है उसकी सहमति पर, उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है अध्यादेश को जारी कर सकता है। कोई भी आधिकारिक आदेश जो होता है उसी को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। अध्यादेश जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक, अध्यादेश जो होगा वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है वित्तीय शक्तियों का। राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति जो है 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करता है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है वार्षिक केंद्रीय जो बजट है उसके आय व्यय का भी यहीं पर लेखा जोखा रखता है। वार्षिक बजट इसी के तहत प्रस्तुत करता है। वार्षिक बजट में जो आय और व्यय इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, और हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, आपातकालीन शक्तियों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। ठीक है, आपातकाल की जो शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से 360 में। आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश के साथ कोई युद्ध, बाहरी युद्ध छिड़ जाए, ठीक, या आंतरिक अशांति होने पर यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बाहरी युद्ध या विद्रोह होने पर या आंतरिक अशांति। ठीक, आंतरिक अशांति होने पर यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतम ये 6 माह के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। एक बार लगाया गया 1962 में, 1971 में और 1975 में। 62 में लगाया गया था भारत पर चीन द्वारा आक्रमण। भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था 1962 में, तब लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। 1971 में लगाया गया था भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण। ठीक है, भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने पर 1971 में लगाया गया था। और 1975 में आंतरिक अशांति होने पर, आंतरिक अशांति होने पर जब कांग्रेस सरकार थी 1975 में, तब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक, तो अब तक यहाँ पर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में यहाँ पर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल रहता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल, राज्य में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाएगा तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देश में अब तक कुल 124 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है,
वर्ष 2019 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देश में कुल 124वां राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट टाइम लगाया गया था 1951 में पंजाब राज्य में। ठीक है, पहली बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। और यूपी में अगर बात करेंगे, यूपी में अब तक 10 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन को लगाया जा चुका है। अधिकतम अवधि होती है 6 माह। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग वित्तीय आपातकाल। इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा सभी ने। अगला देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल। ये लगता है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। आर्थिक स्थिति खतरे में होती है, तब यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल जो है अब तक एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, और इसकी जो अवधि होती है अधिकतम 3 माह होती है। वित्तीय आपातकाल अधिकतम 3 माह के लिए। न्यूनतम अवधि की बात करेंगे तो 2 माह होती है। न्यूनतम अवधि 2 माह होती है और एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपातकालीन शक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं अनुच्छेद 352, 360, 356 के तहत। ठीक, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे देखते हैं, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, बात करेंगे प्रथम राष्ट्रपति, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और वर्तमान में जो हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हैं ये 14वें नंबर के हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, 25 जुलाई 2017 से रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। और इसके अलावा बात करेंगे, राष्ट्रपति के आवास का नाम है रायसीना हिल्स। आवास का नाम, गार्डन का नाम है मुगल गार्डन। बगीचे का नाम जो है राष्ट्रपति के मुगल गार्डन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे निर्विरोध चुने जाने वाले। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। और 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी पद की अवधि के दौरान मृत्यु, पद की अवधि में मृत्यु। इन 2 व्यक्तियों के नाम हैं जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद।
जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी पद की अवधि के दौरान यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।